आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे सुबह के नाश्ते के हवाले से, क्योंकि साइंसी तहकीक के मुताबिक नाश्ता इंसानी सेहत के लिए निहायत अहम है, खुसूसन बच्चों और नौजवानों के लिए। और रिसर्च से ये साबित भी हुआ है कि बाकायदगी से नाश्ता करने वालों में यादाश्त, तवज्जो और दिमागी कारकर्दगी में 20 से 30% बेहतरी आती है और मोटापे का ख़तरा भी 30 से 40% तक कम हो जाता है, जबकि नाश्ता ना करने वालों में मोटापा तकरीबन 45% ज़्यादा और डायबिटीज़ का ख़तरा 30% तक बढ़ जाता है। और बच्चों में नाश्ता ना करने से सीखने की सलाहियत तकरीबन 30% कम हो जाती है और स्कूल में जो उनकी अटेंडेंस है और अटेंशन है वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। और इसके ऑपोजिट जब जो लोग नाश्ता करते हैं, जो बच्चे रेगुलरली नाश्ता करते हैं, उनकी जो तवानाई है वो भी बेहतर होती है, उनका बिहेवियर भी बेहतर होता है और उनकी जहनी सेहत भी बेहतर होती है। और इस्लामी तालीमात भी इसकी तायद करती हैं कि अहादीस के मुताबिक सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है, जिससे मालूम होता है कि नाश्ता करके दिन की शुरुआत करना ना सिर्फ साइंसी तौर पर मुफीद है बल्कि इस्लामी नुक्ता नज़र से भी एक बेहतर और पसंदीदा अमल है। इसी हवाले से आज बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मरियम हबीब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो बताएं कि जो लोग नाश्ता करते हैं सुबह, इसके क्या हेल्दी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो उनके माइंड और बॉडी पर आते हैं? अच्छा, नाश्ता ना एक बहुत एक टिपिकल स्टीरियोटाइप सी है कि हम नाश्ते को ज़्यादातर इस वजह से स्किप कर देते हैं कि हमें लगता है कि या तो हम बहुत हरी में हैं, हमारे पास टाइम नहीं है नाश्ता करने का, तो हम उसे लॉन्गेट कर लेते हैं किसी दिन के किसी मील के साथ। तो नाश्ता इतना ज़रूरी है हमारे लिए कि वो लोग जो वेट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए नाश्ता इस तरह हेल्प कर सकता है कि अगर आप नाश्ता टाइम पे कर लेते हैं ना, तो आपके दिन के बहुत सारे मील्स जो आपको नीडेड नहीं है, ठीक है ना, जो आप वैसे ही ले रहे हैं कि आपको भूख लग रही है, वो आपके स्किप हो जाएंगे। और नाश्ता आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को एक और तरह की न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आपका दिन का स्टार्ट ही एनर्जेटिक होता है। तो नाश्ता इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोज़ाना एक ही नाश्ता करना इज़ नॉट वो एक तो हेल्दी भी नहीं है, दूसरा वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स ये नहीं प्रोवाइड कर रहा। इसलिए क्योंकि देखें आपकी कुछ लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, आप सुनते हैं इनमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ये विटामिन ई में डेफिशिएंट है। तो जो पेशेंट है या जो वो जो बीइंग है, वो क्या करेगा कि वो लेना शुरू कर देगा। उसमें आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो अपना सारा फूड क्विट करके गूगल से या चैट जीपीटी से आयरन बेस्ड फ्रूट्स निकालेगा, फूड निकालेगा और आयरन खाना शुरू कर देगा। आई स्वेयर, जब आप आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा करने तक पहुंचेंगे तो आप किसी और न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो जाएंगे। तो जब आप एक सेम टाइप ऑफ मील कंज्यूम कर रहे होते हैं ना वीकली बेसिस पे या ज़्यादा आप कर रहे हैं, हाँ आप आयरन डेफिशिएंसी को पूरा कर लेंगे उस फूड से जो आप बार बार ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी को बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जो अभी तो आपके पूरे हैं, लेकिन आपने उन सब को स्किप करके आप उस फूड में चले गए हैं। तो वो अगर पूरा हो भी रहा है तो आप किसी और न्यूट्रिएंट में लैक करें। तो कोशिश करें कि वैरायटी ऑफ मील्स यूज़ करें, वैरायटी ऑफ ब्रेकफास्ट यूज़ करें, ताकि जो आपको न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स डिफरेंट फ्रूट से डिफरेंट टाइप्स चाहिए ना, जो आपकी बॉडी के लिए नीडेड हैं, वो सब आपको मिले। आपको एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा रोज़ अगर आप एक ही खा रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मील्स यूज़ करें, हेल्दी ईटिंग करें, कुछ इतना नहीं होता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें फिर जो लोग नाश्ते को स्किप करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जब वो सुबह उठते हैं तो उनका नाश्ता करने का दिल नहीं करता, तो जो लोग नाश्ते को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते और नाश्ता स्किप कर देते हैं, उनकी बॉडी और माइंड पर कैसे इफ़ेक्ट करता है ये? नाश्ते के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इनके हार्मोनल लिंकेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। एक्चुअली जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं ना, तो एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, चाहे आपका गुड डे है या आपका बैड डे है, आपका एग्ज़ाम है या कोई भी दिन है, आपका कोर्टिसोल लेवल काफ़ी हाई होता है, मींस आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई होता है। ऑटोमेटिक बॉडी का ऐसे होता है, क्योंकि पूरी रात आपकी बॉडी ने डाइजेशन परफॉर्म की होती है, तो सुबह आपका कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है। तो जैसे ही आप नाश्ता करते हैं ना, तो आपका कोर्टिसोल लेवल मैनेज्ड हो जाता है, आपका स्ट्रेस हार्मोन अब मैनेज्ड है। अब आप अपने दिन की स्टार्ट इस तरह कर सकते हैं कि यू आर जस्ट रेडी टू गो। तो नाश्ता बॉडी पे सबसे पहले तो ये एक इम्पैक्ट देता है कि आप दिन स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेस से या फिर आप दिन एक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा ये बताएं कि नाश्ता करने का बेहतरीन टाइम कौन सा होता है, क्योंकि अक्सर लोगों का नाश्ता ही 1 बजे हो रहा होता है, 2 बजे हो रहा होता है। नाश्ता करने का बेस्ट टाइम है आपके उठने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर। इसके बीच में आप नाश्ता करें। आप फ़ौरन उठ के भी ना करें, आप जस्ट टेक समथिंग लाइक प्री ब्रेकफास्ट टाइप, कोई एंटी लेप्टी ले लें, कोई सीरियल कंज्यूम कर लें। उसके 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपना मील लें। अगर नाश्ता इतना लेट किया जाए कि आपके उठने के 1 से 2 से 3 घंटे निकल गए हैं, तो उसके बाद वो आपका नाश्ता नहीं है। इट्स जस्ट अ रेगुलर मील जो आप दिन में ले रहे हैं, वो आपका ब्रेकफास्ट नहीं है। तो अगर आप वो ले रहे हैं तो लाइक इट मीन्स आपने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होता है, ब्रेकफास्ट में कौन सी चीज़ें लाजिम होनी चाहिए? ब्रेकफास्ट में अगर आप कोई वर्किंग वुमेन हैं या आप स्टूडेंट हैं या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ले सकते हैं सीरियल्स, समथिंग जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें विटामिन्स हों। आप शहद अपने नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। आप सीरियल्स ले सकते हैं। आप पराठा भी खा सकते हैं, लेकिन आपका पराठा ऑयली ना हो। अगर आपका ऑयली पराठा है तो वो आप डेली कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो आपकी वेट मैनेजमेंट में नाश्ते वाला रोल नहीं प्ले करेगा। वो आपका एक फ़ैट चंकी मील हो जाएगा। तो आप अगर पराठा खा रहे हैं तो वो ऑयल फ्री हो, ठीक है, या फिर लाइक 1 टेबलस्पून ऑयल में बनाओ। उसके अलावा आप सीरियल्स, ओट्स, शहद, हनी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप प्रोटीन्स लाइक आप फ्रेश फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं। आप अगर मौसम अच्छा है तो आप ओट्स की तरफ जा सकते हैं। आप नट्स कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा नाश्ते हैं जो आपको कम टाइम में आप जल्दी बना सकते हैं, लाइक यू कैन हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि नट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, सही तरीका क्या है? अ हैंडफुल ऑफ नट्स आर ऑलवेज एसेंशियल। कंप्लीट है, आपका कंप्लीट मील है। आप नाश्ते में लें या इवन अगर आप कोई एज अ कोई मील, कोई स्नैक मील भी कंज्यूम करें, फिर भी अ हैंडफुल ऑफ नट्स। चिया सीड्स, एक तो चिया सीड्स इज़ लाइक आप समझ लें 2 to 3 टाइम्स ऑफ रेगुलर कैल्शियम इनटेक। इतना ज़्यादा उसमें कैल्शियम होता है और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो आप लेकिन चिया सीड्स का प्रॉपर यूज़, उसकी क्वांटिटी, वो आप कितना ले रहे हैं, ये भी काफ़ी मैटर करता है। ये इस तरह मैटर करता है कि कुछ लोग चिया सीड्स को स्मूदीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करके वैसे ही खा रहे होते हैं। आप चिया सीड्स तब तक आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते जब तक वो सॉक्ड ना हो। वो किसी चीज़ में भी सॉक्ड हो सकते हैं। अगर आप दूध में लेना चाहते हैं फिर भी वो प्रॉपरली सॉक्ड हों। इसका एक बेस्ट टाइम और एक बेस्ट वे ये है कि आप अगर चिया सीड्स कंज्यूम करते हैं तो आप रात को सोने से पहले चिया सीड्स 1 टेबलस्पून ऑफ चिया सीड्स इन 1 ग्लास ऑफ वाटर सोक कर दें और सुबह उठ के प्री ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट कंज्यूम कर लें वाटर के अंदर। और अगर आप वाटर में नहीं ऐड करना चाहते तो फिर भी आप उन्हें सॉक कर दें। फिर जो अमाउंट ऑफ सॉक चिया सीड्स हैं उनको आप किसी अपने मील के ऊपर ऐड कर लें और खा लें। ऐसे मत करें कि ड्राई सीड्स को आप अपने मील पे डालें और ऐसे ही खा लें, वो चिया सीड्स नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अंडे और चीज़, इसका नाश्ता कितना हेल्दी है और इसका सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का? डिपेंड करता है कि नाश्ता कौन कर रहा है। अगर आप वेट मैनेजमेंट के साथ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट को ऑप्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि चीज़ ऐड ना करें सुबह को। लेकिन अगर आप कोई बच्चा नाश्ता करे तो उसका ब्रेकफास्ट का जो लाइक टाइम होता है और जो उसका बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो इतना क्विक होता है कि अगर आप उसको चीज़ दे रहे हैं, आप उसको बटर दे रहे हैं, आप उसको इवन फैटी एसिड्स भी दे रहे हैं तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर लेगा। प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं एग, तो 1 to 2 फुल साइज्ड एग। फुल साइज एग मीन्स फुल एग विद एग योक एंड एग वाइट, नॉट लाइक आपको एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट भी चाहिए। हम एग योक को इसलिए स्किप कर देते हैं कि हमें लगता है कि इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं है जो एग वाइट में होता है, लेकिन फिर आपको फ़ैट भी चाहिए। फ़ैट सिर्फ डेंजरस नहीं है, आपको फ़ैट भी चाहिए। तो एक फुल एग में जो एग योक है उसमें जो फ़ैट है वो भी आपकी बॉडी के लिए रिकॉर्ड है। तो कोशिश करें कि फुल एग लें जिसमें एग योक, एग वाइट जिसमें एग वाइट में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जिसको हम मेजरली फोकस करते हैं, वो दोनों हों और आप लें। अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो टेक अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क। और अगर आप कोई और प्रोटीन लाइक आप नट्स से प्रोटीन लेना चाह रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप हैंडफुल ऑफ नट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो छोटे बच्चे हैं अक्सर जब वो सुबह उठते हैं तो उनका नाश्ता करने का दिल नहीं करता और वो कहते हैं कि सुबह के वक्त उनको भूख नहीं लग रही। तो ये बताएं कि बच्चों के लिए आइडियल ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है, क्या चीज़ें उनके जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए बेहतर है, उनकी बॉडी के लिए बेहतर है, उनके माइंड के लिए बेहतर है? बच्चों के लिए सबसे अच्छा नाश्ता है कि आप उनको ओट्स दें,
उसमें फ्रूट्स ऐड करें, उसमें आप नट्स ऐड करें, उनको आप बॉइल्ड एग्स दें और ज़रा वैरायटी ऑफ मील्स दें। लाइक आपका जो ब्रेकफास्ट है ना वो एक चीज़ नहीं होना चाहिए कि आप एक ब्रेकफास्ट आपने डिसाइड कर लिया और आप बस वीकली वही रिपीट कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, क्योंकि एक तो आपकी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिशंस और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट वाइटामिन्स नहीं मिलेंगे इससे, और दूसरा ये होगा कि आपकी बॉडी भी बोर हो जाएगी, आपका ब्रेन भी उससे बोर हो जाएगा। तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि बच्चे, बूढ़े और जो नौजवान हैं, इनके ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन तीनों के लिए बता दें, और कौन सी चीज़ें ये स्किप कर दें। बच्चों से अगर स्टार्ट करें तो बच्चों को, आप बच्चे सेम चीज़ खाते भी नहीं हैं, तो आप बच्चों को ज़्यादातर जो नाश्ता दें वो ज़रा कोशिश करें उसमें थोड़े कलर्स ऐड हों, लाइक उसमें फ्रूट्स हों, उसमें वेजिटेबल्स हों, उसमें ओट्स हों, उसमें नट्स हों, सीरियल्स होते हैं, डिफरेंट कलरफुल सीरियल्स अब तो मार्केट में आ गए हैं, वो आप यूज़ करें। और फिर एक मिड एज आ जाती है, लाइक समवन हो लाइक 20 to 40s की जो लेडीज़ होती हैं, उनको नाश्ते में प्रोटीन मस्ट रखनी चाहिए। प्रोटीन इंटेक, जो आपकी एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक है, वो नाश्ते में आपकी पूरी होनी चाहिए। तो उसमें आप बॉइल्ड एग्स यूज़ करें, फिर आप सीरियल्स यूज़ करें, आप रोटी यूज़ करें, कोशिश करें कि ड्राई रोटी हो, क्योंकि उसमें आपको ऑयल का जो हिसाब है वो नहीं रखना पड़ेगा, एक ड्राई रोटी होती है। सीरियल्स करें। और जो फिर आपने पूछा कि जो एडल्ट्स हैं या जो बूढ़े अफराद हैं उनके लिए क्या होता है, उनको आप नट्स दें, इसलिए क्योंकि एक तो उनको ना डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, उनकी एनर्जी कंज्यूम, जैसे कोई चीज़ होती है ना, आपने ऐसे खाई वो डाइजेस्ट हो गई, उसका जो उसकी एनर्जी आपकी बॉडी ने कंज्यूम कर दी। जो नट्स होते हैं ना वो आपकी बॉडी से अपनी एनर्जी कंज्यूम होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो उनको वो चीज़ देनी चाहिए जो ज़रा कम, लाइक वो ज़्यादा नहीं खाते तो वो कम क्वांटिटी में लें और उनकी एनर्जी उनकी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहे। तो उनमें उनको नट्स, उनको ओट्स, उनको हनी, उनको इस तरह की चीज़ें यूज़ करानी चाहिए। अगर आपका नाश्ता सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ना हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ग्रेलिन हार्मोन, ठीक है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में इस तरह का एक रोल प्ले करता है कि जब आपको भूख लग रही होती है ना, ये आपको एक समझ लें आपके दिमाग को एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि यू आर हंग्री, आपको खाने की ज़रूरत है। तो जब आप सुबह नाश्ता नहीं ना करते, और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका कोर्टिसोल हार्मोन मॉर्निंग में उठने के बाद ज़्यादा होता है, जब आपका कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है और आप नाश्ता भी नहीं कर रहे, आपका ग्रेलिन हार्मोन भी पीक पे है। तो ये दोनों हार्मोन्स जब पीक में है तो ग्रेलिन आपको बार बार सिग्नल कर रहा है दैट यू आर हंग्री, आपको खाना चाहिए, और आप खाना नहीं खा रहे। तो स्ट्रेस हार्मोन के साथ आपका ये हार्मोन भी बढ़ गया। इस वजह से ये जो दोनों हार्मोन्स बढ़े हैं, आपका वेट बढ़ाएगा, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हम जितने मील्स, एक क्रैश डाइट का बहुत कॉन्सेप्ट आ गया है कि क्रैश डाइट मीन्स मील स्किप करें। ये एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप जितने मील स्किप करते जा रहे हैं आपका वेट लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप नाश्ता स्किप करें आपका वेट पुट ऑन हो रहा है, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब आपका एक बॉडी हार्मोन अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक सेक्रीशंस रखी हैं जो आपको पॉन्डर करा रही है कि इस टाइम आपको नाश्ते की ज़रूरत है और आप नहीं कर रहे, तो वो आपका वेट लॉस नहीं कराएगा, वो आपका वेट पुट ऑन हो जाएगा। तो वेट मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने जो भी नाश्ता करना है वो एक स्मॉल मील हो सकता है, लेकिन वो टाइम पे इसलिए ज़रूरी है कि वो कोर्टिसोल हार्मोन के साथ आपके ग्रेलिन हार्मोन को भी मैनेज करे, ताकि वो जो उसका सिग्नल है ना वो बंद हो जाए, वो देना बंद कर दे कि आपको अब जो आपका मील है वो मिल गया है, ठीक है। उसके बाद आपने पूछा कि किस तरह क्या मील होना चाहिए, क्या ब्रेकफास्ट होना चाहिए जो वेट पुट ऑन करें और जो वेट लॉस करें। अब मिल्क शेक्स का बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि वेट गेन्स में हम मिल्क शेक्स देते हैं ज़्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट, और वेट लॉस में भी मिल्क शेक्स देते हैं, तो ये ऐसा क्यों है। अब जो आपका मिल्क शेक है ना वो वैसे एक डेंस फूड है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको प्री ब्रेकफास्ट कंज्यूम करते हैं, मतलब आप खाली पेट और आप मिल्क शेक कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये आपकी फॉर लाइक 14 to 18 डेज़ पर्टिकुलरली आपकी बॉडी में आपकी बॉडी की क्लेंजिंग करेगा, ठीक है, मतलब ये वेट लॉस में हेल्प करेगा। और अगर आप इसको आफ्टर मील कंज्यूम करें तो ये आपकी बॉडी में एक डेंस फूड है जो आपके वेट गेन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आप वेट लॉस करें तो लाइक आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप सीरियल्स पे एकदम जाने से पहले अपनी बॉडी को एक क्लिनजिंग प्रोसेस से गुजारें। टेक अ गुड स्मूदी, कोई भी स्मूदी हो सकती है जो आपको पसंद है, वो आप प्री ब्रेकफास्ट लें ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो ये आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा।
और जो वेट गेन करना चाह रहे हैं वो ज़रा डेंस फूड्स हैं, लाइक वो चीज़ ऑमलेट्स की तरफ जा सकते हैं, वो ओट्स ले सकते हैं, वो हनी ओट्स ले सकते हैं, वो उसके बाद मिल्क शेक कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने ब्रेकफास्ट को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो ख़वातीन काम करती हैं, जॉब्स करती हैं, ऑब्वियसली उन्होंने घर भी संभालना होता है और साथ साथ जॉब्स भी देखनी होती है, तो सुबह इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने लिए नाश्ता बनाएं। तो ये बताएं कि कम वक्त में कैसे वो हेल्दी ब्रेकफास्ट बना सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप रेकमेंड करती हैं? उनके लिए आप लेस टाइम कंज्यूमिंग मील्स में जा सकते हैं। बॉइल्ड एग ले लें, 2 बॉइल्ड एग्स ले लें, आपका जो प्रोटीन इनटेक है एडिक्वेट कंप्लीट हो जाता है। आप फ्रूट्स ले लें, लाइक आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप फ्रूट काट लें, तो आप एक मीडियम साइज़ फ्रूट ले लें, 2 मीडियम साइज़ फ्रूट्स ले लें। फिर आप कोई लाइक अब मार्केट में प्रोसेस सीरियल्स आ गए हैं जो ऑलमोस्ट रेडी होते हैं, बस आप उसमें मिल्क ऐड करें और वो रेडी टू गो होते हैं, तो आप वो ले लें। तो अगर आपने नाश्ता करना है ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं ना, तो आपके पास ऐसी बहुत रेडीमेड ऑप्शंस हैं जो हेल्दी हैं, आप कम टाइम में ले सकते हैं और आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। पराठा इस तरह है कि अगर पराठा ऑयली है ना, तो आप डेली नहीं ले सकते, क्योंकि उससे आपकी एक तो वेट मैनेजमेंट भी इफ़ेक्ट हो जाएगी, और दूसरा वो एक ऑयली फूड है जिसको डाइजेशन परफॉर्म होने में भी टाइम लगेगा और आप ज़्यादा इजी फील नहीं करेंगे। अगर आप एक वीक डेली या फिर लाइक 4 डेज़ अ वीक, तभी हम कहते हैं ना कि हम मैक्सिमम पराठा ले सकते हैं, ले रहे हैं। अगर 7 डेज़ अ वीक नहीं भी है, 4 to 5 डेज़ भी हैं, तो हम नॉर्मली यही कहते हैं कि मैं रोज़ पराठा खाता हूँ। तो आप थोड़ा हैवी फील करते हैं, लाइक आप चंक्ड फील करते हैं, तो आप पराठा अगर आपका ऑयली नहीं है या 1 टेबलस्पून ऑयल में बना हुआ है तो आप ले सकते हैं, वरना आप एक ड्राई रोटी यूज़ करें अपने किसी सालन के साथ जो बना हुआ है ऑलरेडी, उसके साथ आप एक ड्राई रोटी के साथ। ये एक इजी टू गो नाश्ता है, बहुत मेक्ड अप नहीं है जिसमें आपको नाश्ता बनाने के लिए प्रॉपर प्रेप टाइम चाहिए। या फिर आप ओट्स और सीरियल्स की तरफ जा सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, वो आप खा लें। सीरियल्स को आप विद मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आप सीरियल्स को विद हनी विद वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप उन्हें ल्यूक वार्म वाटर में बना सकते हैं, आप उन्हें मिल्क में बना सकते हैं। और आप सिंपल अगर आप कोई स्मूदी लेते हैं, आपकी कोई वैसी आपकी कोई डाइटरी हैबिट है स्मूदीज़ लेने की, तो आप उसमें भी ओट्स ऐड कर सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर और शुगर लाइक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा नाश्ते से रिलेटेड है। अगर आप इन पेशेंट्स में भी अगर आप नाश्ता स्किप करते हैं तो आपका इंसुलिन, अब एक और हार्मोन होता है इंसुलिन, वो भी कोर्टिसोल, अब आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट हर हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी और आपके डाइजेस्टिव हार्मोन्स भी कोर्टिसोल से लिंक्ड हैं। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। जैसे ही आपकी बॉडी में आपकी हार्मोनल सेक्रीशंस अच्छी हैं तो आपका कोर्टिसोल लेवल खामोश है या फिर वो चुप है, वो खुश है, ठीक है। अगर वो ऊपर नीचे हो रही हैं तो कोर्टिसोल सबसे पहले अपना लाइक आप समझ सकते हैं कोर्टिसोल एक मूड स्विंग है, जिसका मूड स्विंग फ़ौरन एनवायरमेंटल चेंजेस से इफेक्ट हो जाता है। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में इंसुलिन, डायबिटीज़ में आपने सुना होगा इंसुलिन एक बहुत कॉमन हार्मोन है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उनकी डायबिटीज़ को मैनेज करने में। तो जब आप नाश्ता स्किप करते हैं ना, तो आपका इंसुलिन लेवल भी चेंज हो जाता है, उसके चेंज होने की वजह से आपका कोर्टिसोल लेवल और वो सारा साइकिल उस तरह चल सकता है। तो आपको जो अच्छा नाश्ता लाइक अच्छे ब्रेकफास्ट रिकमेंड किए जाते हैं डायबिटीज़ को, वो भी सीरियल्स हैं। सीरियल्स एक ऐसे नाश्ते हैं जो आप ऑलमोस्ट कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर लाइक यू कैन गो विद अ ब्राउन टोस्ट, दूध के साथ, चाय के साथ आप एक सैंडविच ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड से बना हुआ, क्योंकि जो वाइट ब्रेड होगी वो भी वाइट ब्रेड इज़ सॉर्ट ऑफ कि अगर आप वाइट ब्रेड ले रहे हैं तो आप शुगर ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप इंसुलिन को मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप उसे मज़ीद डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप सीरियल्स की तरफ जाएँ। आप अगर आप सैंडविचेस ले रहे हैं, आप टोस्ट ले रहे हैं, आप ब्रेड खाने के आदी हैं, तो आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा आप इनको भी टोस्ट और सीरियल्स दे सकते हैं। फिर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट मेक श्योर कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत शुगरी और प्लम फ्रूट्स ना हों। प्लम फ्रूट्स कौन से होते हैं? जैसे मैंगो हो गया, जैसे पीच हो गया। जो प्लम्पी होते हैं ना, उनसे अच्छे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए सिट्रस बेस्ड फ्रूट्स हैं, क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट ज़रा ज़्यादा होता है और वो बॉडी के वाटर कंटेंट की वजह से आपकी बॉडी ज़रा बैलेंस्ड रहती है। ठीक है, तो हम नाश्ते के हवाले से बात कर रहे थे कि सुबह का नाश्ता कितना इंपॉर्टेंट है और जो लोग इसको स्किप करते हैं कैसे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उनके माइंड पे और उनकी बॉडी पर। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी, डॉक्टर मरियम हबीब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस और एलर्जी के बारे में, जो एक आम मगर इम्पॉर्टेंट मसला है। बहुत से लोग नाक बंद होने, छींके बार बार आने, सर दर्द और सांस में दुश्वारी जैसे अलामात का सामना करते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें ये मालूम नहीं होता कि ये एलर्जी है या साइनोसाइटिस। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक्सप्लेन करें कि साइनोसाइटिस क्या होता है। नोज़ और साइनस एक ही चीज़ का नाम है। नाक की दोनों साइडों पे ऑलमाइटी ने बहुत सारी जगह खाली छोड़ी हुई है, हमारे चीक्स में, फोरहेड में और स्कल में। यूँ समझिएगा कि हमारी स्कल जो है, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं, ये सर है, इसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट को 30-35% पार्ट खाली छोड़ा हुआ है, सामने से भी, साइडों से भी और स्पेशली पीछे से भी। इट कीप्स अस फ्रेश। ये रेजोनेंस भी देता है आवाज़ में खूबसूरती भी पैदा करता है, आवाज़ रेजोनेट करती है, इकोज़ आती हैं और ये हमें फ्रेश रखता है। इट कीप्स अस फ्रेश। अगर नाक की कोई भी इन्फेक्शन होगी, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, तो नाक से आसानी से साइनस में चली जाती। अगर साइनस में चली जाए तो ये जल्दी से ख़त्म नहीं होती। नाक की इन्फेक्शन जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, तो ये जल्दी से ठीक हो जाती है आम तौर पे। वंस इट इज़ ट्रिकल्ड इनसाइड हैज़ गॉन इनटू द साइनस, तो वो एक बंद कमरे हैं और उनकी एग्ज़िट बहुत छोटी सी है, नाक के साथ उनकी कनेक्शन छोटे से होल के साथ है, तो वो जल्दी से एग्ज़िट नहीं कर पाते। इन्फेक्शन इज़ ट्रैप्ड इनसाइड दीज साइनसेस। ये बड़े बड़े ऑडिटोरियम समझ लें, हॉल कमरे हैं हमारे चीक्स पे, फोरहेड पे, सर में, सर के सेंटर में और बैक साइड पे, ईयर की बैक पे, ये खाली जगह है। वास्ट मेजॉरिटी लोगों के, जैसे हम लाहौर में समझें कि 80-85% लोगों के इसमें हवा है। उन लोगों की हवा है मिस जिन्होंने आज एक्सरसाइज की है, जो ब्रेथलेस हुए हैं, जिन्होंने स्टेमिना डेवलप किया है, जो बैठे हैं और लाहौरी नाश्ते कर रहे हैं और चिल्ड चीज़ें खा रहे हैं। हमारी दुनिया में लोग स्पाइस और ऑयल बहुत खाते हैं और इतना ही मुअज्जर है जितनी ज़रूरत से ज़्यादा हम कार्ब्स खाते हैं, रोटी, राइस, बेकरी, मीठा। इसका इस्तेमाल उतना होना चाहिए जितने हम डायनेमिक हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं। जैसे हमारे देहाती भाई हैं, उनके लिए तो जायज़ है। जो मेरे और आपकी तरह बैठ के बातें करते हैं, उनके लिए थोड़ा थोड़ा जायज़ है, ज़्यादा जायज़ नहीं है। वरना शुगर फिर हर फुट स्टेप्स पे, हर गेटवे पे, हर घर के दरवाजे पे पहुंची हुई है। शुगर अब बच्चों में भी है। एक महीने में 4-5 बच्चों को तो मैं डायग्नोस करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी डाइट का बहुत ख्याल करना है, पानी का इस्तेमाल, साफ़ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये मौसम जबकि टेम्परेचर 40-45 तक पहुंचा हुआ है, तो प्लीज़ अपनी एक्स्ट्रा केयर करें। इससे नाक से ब्लीड अक्सर सुनेंगे, इन्फेक्शन आम सुनेंगे, इंसान को बच्चा गिर गया है स्कूल में जाके। सारा दिन साफ़ पानी पीना है, शेड्स में रहना है, धूप से बचना है, वरना आप सन स्ट्रोक सुनेंगे, विच इज़ अ वेरी सीरियस इशू। नाक की ब्लीड सुनेंगे कि नाक की ब्लीडिंग हो रही है और बार बार हो रही है। एक्सट्रीम विंटर हो या एक्सट्रीम समर हो, ये मसाइल आम होंगे। इन्फेक्शंस, एलर्जीज़, नाक का बंद होना, नाक से पानी या ब्लड का आना, या ख़ास तौर पे आपने साइनस का कहा, साइनस की इन्फेक्शन होती नहीं है, हो जाए तो जल्दी से जाती नहीं है। और जिनको पुराना केरा, बलगम आता है, उनको अगर काफ़ी महीनों तक टिक के आराम से इलाज नहीं करवाएंगे तो चांसेस हैं कि ये बीमारी काफ़ी देर चलेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो हमें आम फ्लू होता है उसमें और साइनोसाइटिस में क्या डिफरेंस है? ये 2 वर्ड हैं, क्योंकि आप समझें कि जो हमने लफ्ज़ को आयन किए हैं ना, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, ये है सही लफ्ज़। हम नज़ला और ज़ुकाम कह देते हैं। कॉमन कोल्ड का समझे आम सा इन्फेक्शन है। ये को 8-9 किस्म के वायरस हैं जो जस्ट होता है और ख़ुद ही चला जाता है। जो इसके बारे में आम लोगों ने नहीं एकदम हीद बांधी कि इलाज कर लें फिर भी ठीक है, ना कर लें फिर भी ठीक है। तो ये बात बिल्कुल हम एग्रीड हैं कि अगर थोड़ी सी इन्फेक्शन है तो थोड़ी रेस्ट कर लें, नाक को, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लश करें,
बिहेव लाइक चाइनीज़ एंड जैपनीज़, कि लिटल वार्म चीज़ें भी ज़्यादा लें इन दिनों में, और कोशिश करें कि प्रोटीन बहुत लें। प्रोटीन हम कहते हैं एग है, चिकन है, फ़िश है, मीट है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने से इम्यून सिस्टम फ़ौरन रेज़ होता है। फल ज़्यादा लें। बाज़ार की चीज़ें प्लीज़ कम से कम, स्पेशली जो ओपन पड़ी हुई हैं, मिट्टी धुआं पड़ रहा है, लोगों के हाथ लगे हुए हैं, घर लाएं, अच्छा सा वाश करें फिर खाएं। ओपन फल, कटे हुए, ओपन जूस प्लीज़ इस्तेमाल ना करें, ये इन्फेक्शन की वजह है। ये आम इन्फेक्शन ही नहीं होगी, टाइफाइड, कॉलरा, सीरियस बीमारियां होंगी। गर्मियों में तो आपने सुना ना, इंसेक्ट्स, कॉकरोचेस, मलेरिया, डेंगू बढ़ जाएगा, इसलिए थोड़ी सी एहतियात रखें। कॉमन कोल्ड है जिसमें चंद छींकें आईं, हल्का सा फीवर हुआ, 2 से 3 दिन में सिंपल पैनाडोल, सिंपल एलर्जी की गोली, पैनाडोल CF, कोल्ड्रेक्स, कोई सी टैबलेट 2 से 3 दिन ले लें, वार्म चीज़ें ले लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, हर बंदा तकरीबन 99% ठीक हो जाएगा। एक है इन्फ्लुएंज़ा, ये आम सा नहीं है, ये जानलेवा है, ये कॉम्प्लिकेशन के साथ स्टडेड है, इसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टेपल्ड हैं। जो लोग, आपको एक ही दफ़ा नज़ला हुआ, बोन पेन हो रही है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, बुखार 104 तक पहुंचा हुआ है, ये इन्फ्लुएंज़ा है। ये वो है जो आम दवाइयों से नहीं जाएगा, ये किसी डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके लिए एब्सोलूट रेस्ट, सारा दिन बाथ, बार बार डाइट का भी ख्याल करें, लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। ये वही इन्फ्लुएंज़ा है जिसके लिए वैक्सीन डिज़ाइन की गई। WHO ने जितने भी डेवलप कंट्री में हैं वहाँ पे साल में 1 या 2 दफ़ा इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। एक्सट्रीम ऑफ एजेस में, छोटे बच्चों में, एल्डरली में, 65 से ऊपर तो ज़रूर लगवाना चाहिए साल में 1 दफ़ा। अमेरिका में बहुत सारी जगह पे साल में 2 दफ़ा एडवाइस किया जाता है, और हर साल एक नया वैक्सीन आता है, क्योंकि स्ट्रेन जरासीम अपनी एंटीजेनिसिटी बदल रहा है, इसलिए वो वायरस भी चेंज हो रहा है। WHO सर्टिफाई करती है, और वो साल में जो लास्ट जब विंटर स्टार्ट हो रहा है, दैट्स द बेस्ट टाइम टू गेट एन इंजेक्शन। उससे आम तौर पे आपका साल बहुत अच्छा स्माइलिंग और हेल्दी गुजरेगा। इसलिए इन्फ्लुएंज़ा इज़ अ सीरियस डिजीज़, जानलेवा भी हो सकता है अगर एहतियात ना की जाए। वर्ल्ड वाइड मिलियंस लोग डेथ का शिकार होते हैं इन्फ्लुएंज़ा से। कॉमन कोल्ड इज़ रेयरली कॉम्प्लिकेटेड, हैविंग लिटिल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? साइनस जो है ये बहुत आम मसला है। इसकी मेन जो 3-4 बड़ी बड़ी अलामात हैं, नाक का बंद होना, सर दर्द रहना, रेशा बाहर या ज़्यादा हलक के अंदर गिरना, ओवरऑल सेहत बहुत वीक हो रही है, बच्चा अपने एज मेट से बहुत छोटा लग रहा है, ग्रोथ पूरी नहीं हो रही, पेट में दर्द कहता है अक्सर, कॉन्स्टिपेशन रहती है, खाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। ओवरऑल ग्रोथ विद एज मेट्स इज़ फार लो इन दीज पेशेंट्स। अच्छा भला बड़ा बंदा है, पेल है, येलो है, जो कुछ वो खाता है मिलियन जरासीम ही उसके अंदर पल रहे हैं। ये वो चीज़ है जिसको 100% काबिल इलाज है। अंडरलाइंग काजेज़ में एलर्जीज़ हैं सबसे ज़्यादा, कुछ लोग शुरू से एलर्जी का शिकार होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने घर में पेट्स रखे हुए हैं, या घर में मीठा बेतहाशा बच्चों को, जितने भी रिश्तेदार आए हैं वो कैंडीज़ लेके आए हैं, खुला पैसा बच्चों को दे रहे हैं। जितनी चीज़ें बच्चे शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पे अगर बच्चों को एहतियात ना की जाए, बंद डिब्बों में जितनी चीज़ें हैं सब एलर्जी की वजह बनती हैं। केचप है, चीज़ है, माजरीन है, म्यूनीस है, इनका इस्तेमाल कम करें अगर इन्फेक्शन बच्चे को रहती है। मीठे का इस्तेमाल कम करें, सिंपल ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जाएं। कुछ बच्चों में या बड़ों में नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, नाक में गदूद होते हैं, अगर उनका सर्जिकली इलाज ना किया जाए तो साइनस ठीक नहीं होगा, सर दर्द भी रहेगी, बंदा अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं करेगा, ऑफिस में दिलचस्पी भी नहीं लेगा, छोटी छोटी बातों में घर वालों से या घरवाली से लड़ाई ज़रूर करेगा, क्योंकि वो ट्रैप्ड है, उसको सर दर्द रहती है। हेल्दी बंदा ही स्माइल कर सकता है, जो अनहैप्पी है उसको ज़रूर को अंडरलाइंग वजह है,
जिसको 100% ठीक किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो एलर्जी है, क्या उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है? साइनस एलर्जीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मोस्टली ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब भी नाक 80-90% बंद होगा, जहाँ पे वेंटिलेटेड नहीं है, हवा वाली जगह, नोज साइनस में हवा नहीं होगी, तो जरासीम रिजाइड करेंगे। आप घर बंद करके चले जाएं, 6 माह बाद आके खोलेंगे तो सारा डैम्पिंग भी होगी, स्मेली भी होगी, फंगस भी लगा होगा, दीमक भी लगी होगी। इसी तरह साइनस भी अगर हवा डेली नहीं जाए तो 100% वहाँ पे इन्फेक्शंस, एलर्जी, फंगाई अपनी जगह बना लेंगे। और वंस इट स्टेज फॉर मंथ्स, काफ़ी महीनों तक साइनस रह जाए और प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो इसको ठीक करना उतना ही मुश्किल होता है। जितनी लंबी बीमारी है उतना ही मुश्किल उसको ठीक करना है। अगर आप लग के कंसिस्टेंट, कहते हैं ना, इस्तेहकाम के साथ, इस्तकलाल के साथ कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट इलाज करेंगे, 100% इससे निकल जाएंगे। अगर नाक में कोई अंडरलाइंग वजह है, जैसे एलर्जीज़ हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी है, पॉलिप हैं, तो इनको 100% सर्जिकली, छोटी सी सर्जरी है, डे केस है, सुबह पेशेंट आता है, शाम को घर चला जाता है। नोज़ शुड बी नाइसली ओपन, वाइड ओपन। नाक चंद घंटों से भी ज़्यादा बंद नहीं होना चाहिए। वो इन्फेक्शन हो, ज़ुकाम हो, नज़ला हो, प्लीज़ ज़्यादा अच्छे, हम लोग हर काम भागे जाते करते हैं। अगर बड़े आराम से वज़ू किया जाए, लंबा बाथ लिया जाए और बाथ लेते हुए, वज़ू करते हुए अच्छे तरीके से नोज़ को स्निफ आउट किया जाए, ब्लो किया जाए, तो ये बेहतरीन तरीका है इन्फेक्शन से, एलर्जी से, साइनस इन्फेक्शन से बचने का। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया, साथ हमें एलर्जी का भी बताएं कि जो हमारी आम एलर्जी होती है और साइनोसाइटिस होता है, इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करें? एलर्जीज़ और इन्फेक्शन में बहुत फ़र्क है। एलर्जीज़ में स्नीजिंग होगी, वाटरी नोज़ डिस्चार्ज होगा, आई वाटरी हो जाएंगी। इसमें बहुत शिद्दत से बुखार नहीं होगा, पेशेंट लो नहीं फील करेगा और चंद मिनटों में या फ्यू आवर्स में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। एलर्जी आती है और फ़ौरन ही बंदा फ्यू आवर्स में, फ्यू मिनट्स में नॉर्मल आ जाता है। जैसे एलर्जी के लिए एक एलर्जन का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग वजह है। एलर्जन हम कहते हैं हाउस डस्ट माइट। घर की पुरानी किताबें हैं, स्टोर है, उसको किसी ने झाड़ा है, तो एक जर्म्स रहता है जिसको माइट कहते हैं। ये माइट्स बहुत किस्मों के हैं। हमारे मैट्रेस, हमारे पिल्लो, ये जितने भी कारपेट्स हैं, कर्टन्स हैं, ये भरे पड़े हैं। अगर ये साफ़ ना किए जाएं वैक्यूम से तो इसमें हाउस डस्ट माइट्स मिलियंस रह रहे हैं। उनकी ड्रॉपिंग्स, इन इंसेक्ट्स की स्किन हाईली एलर्जन है। ये ग्लोबल इशू है। माइट्स पूरी दुनिया में एलर्जी की नंबर 1 वजह है। नंबर 2 पे आते हैं ये जितने छोटे छोटे हमने घरों में रखे होते हैं पेट्स। अगर पेट्स रखे हैं तो प्लीज़ उनको घर के दरवाजे से बाहर रखें ताकि बच्चे सहन में आके उससे खेल लें, लेकिन उसको टच ना करें, वरना वेट से मिलके उसकी प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर वैक्सीनेशन, उनकी धुलाई, वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। वरना जितनी भी इंसेक्ट्स हैं घरों में आजकल, काकरोचेज़ हैं, उनकी ड्रॉपिंग्स हैं, माइट्स हैं, इनसे एलर्जी बहुत ज़्यादा होगी। एक सीजनल एलर्जी है जो सिर्फ पोलन से, मोल्ड से, एक ख़ास सीज़न में जब मौसम चेंज होता है, सर्दी की इब्तिदा होती है या वेट सीज़न में फंगाई, फंगस, एलर्जी, उल्ली ज़्यादा होती है, उस सीज़न में होती है और वो चंद मिनट के लिए आती है और चली जाती है। उसमें फ़ीवर नहीं होता, पेशेंट ज़्यादा लो नहीं फ़ील करता। अगर एलर्जी की वजह से नाक बंद रहेगा, हमने ये बार बार कहा है कि नाक किसी भी सूरत में बंद नहीं रहना चाहिए। अगर बंद रहेगा, रात को आप खराटे लेंगे, एक बंदा एंजॉय करेगा, पूरा घर उसको दुआएं देगा। तो इसका मतलब ये है कि नाक अगर बंद है तो फ़ौरन उसका इलाज करवाएं। एक्सरसाइज डेली करें, कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे सांस चढ़े, ताकि स्टेमिना भी बना रहे और नाक भी खुला रहे। नाक को जब भी फ्लश करना है खुशू खुजू से करना है, बात लेना है, अच्छे तरीके से वज़ू करना है साथ साथ, ताकि नाक गला बिल्कुल क्लियर हो। उससे बहुत सारी हम इन्फेक्शन और एलर्जी से बच जाते हैं। इन्फेक्शन जब भी होगा, पेशेंट
लो फील करेगा, फीवर होगा, जब आएगा तो चंद दिन लगेंगे। कॉमन कोल्ड में चंद दिनों में खुद ही चला जाता है, अच्छी डाइट से, पैनाडोल से या सिंपल सी एलर्जी की टैबलेट से। इन्फ्लुएंज़ा होगा तो डॉक्टर से प्रॉपर मेडिकेशन ली जाएगी, अक्सर एंटीबायोटिक भी दी जाएगी। ख्याल नहीं किया जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर सकती है। ये इन्फेक्शन कई दफ़ा दिमाग में चली जाती है, बच्चों में निमोनिया का बायस बनती है। इसलिए निप द वेल इन द बड, बीमारी को शुरू में ठीक करना कितनी भी बुरी हो, डायबिटीज़ है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है, बहुत इजी है। नाक अगर एलर्जी की वजह से चंद महीने बंद रहेगा तो 80% लोगों को एस्थमा होगा, दमा हो जाएगा। सो नाक की एलर्जी, आँखों की एलर्जी, जिसको हे फीवर भी कहा गया है, ये एट द एंड ऑफ द डे एलर्जिक एस्थमा भी बनता है। जिनकी नोज़ खुली रहेगी उनको एस्थमा भी नहीं होगा, और जिनको एस्थमा हो भी गया है फिर भी नोज़ ओपन रखेंगे, एस्थमा बहुत लो एप पे चला जाएगा। इन्हेलर भी वक्त के साथ छूट जाएगा। लेकिन अगर इन्हेलर कहा गया है तो वो पूरे टाइम के लिए लिया जाए, ऑन योर ओन सेल्फ मेडिकेशन की तरफ प्लीज़ ना जाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अमूमन कौन से लोग हैं जिनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है? अगर साइनस को ज़्यादा ठीक ना किया जाए, बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की मेंटल ग्रोथ काफ़ी लो होगी। एज मेट से काफ़ी बच्चा छोटा नज़र आएगा, पेल नज़र आएगा, पेट की बीमारियां, अक्सर खाना नहीं खाता जी, पेट में दर्द होती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। अगर ये चीज़ें रहेंगी तो बच्चा बहुत सारे माइलस्टोन डिले कर जाएगा और अपने एज मेट के साथ बहुत पीछे रह जाएगा। और यही दिमाग की इन्फेक्शन आप सुनेंगे, मेनिंजाइटिस, सरसाम, दिमाग में इन्फेक्शन चली गई है। ये आम तौर पे सर में जाने वाली इन्फेक्शन 80% नाक या कान से ओरिजिन होती हैं। अगर शुरू में इनका तदारक कर लिया जाए तो ये 100% अवॉइडेबल भी हैं, काबिल इलाज भी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कुछ लोगों को बार बार छींकें आती हैं, तो क्या ये भी एक सिम्टम हो सकता है साइनसाइटिस का? साइनस की इन्फेक्शन भी है, साइनस की वजह से भी होता है, एलर्जी की वजह से भी होता है। आम तौर पे ये वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी की अलामात हैं। बुखार होगा तो इन्फेक्शन है, अगर बुखार बहुत लाइट सा है और चंद मिनट में चले गए ये वापस या फ्यू आवर्स में, तो ये एलर्जी है। अच्छा डॉक्टर साहब, टेस्ट कौन से कराने चाहिए? इसके लिए कौन से टेस्ट होते हैं? साइनस के लिए ज़रूर इलाज करवाना चाहिए। एक्यूट इन्फेक्शंस आम तौर पे हेल्थ को थोड़ा सा बेहतर करने से, इम्यून सिस्टम ठीक रखने से, नाक को ओपन रखने से और विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। सी फूड अगर आदत है तो ज़रूर लिया जाए। अगर आदत नहीं है तो हर बंदे को किसी भी एज में, स्पेशली बच्चों को, विटामिन डी के ड्रॉप्स, डी मैक्स वगैरह ज़रूर दिए जाएं और डेली दिए जाएं। ये पूरी दुनिया का ग्लोबल इशू है। विटामिन डी ना कि हमारे स्केलेटन को, हमारी बॉडी को मजबूत करता है, हमारा इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, जिससे हम इन्फेक्शन से बचते हैं, एलर्जी से बचते हैं, उसको बहुत दुआम बख्शता है, स्ट्रॉन्ग करता है, फोर्टिफाई करता है। इसलिए विटामिन डी डेली लेना चाहिए सबको। ठीक है, तो ये बता दें फिर जो साइनोसाइटिस के पेशेंट्स हैं, किन किन चीज़ों से उनको एहतियात करनी चाहिए? साइनस के लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी डाइट सिंप्लीफाई रखनी चाहिए। ब्लेंडेड चीज़ें, बाज़ार की चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट जिसमें मीठे का इस्तेमाल थोड़ा कम रखें, ऑयल और स्पाइस का इस्तेमाल कम रखें, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें, एक्सरसाइज की आदत डालें। अगर ये चंद हफ्तों से ज़्यादा है, नोज़ बंद है, बलगम आ रहा है, हेल्थ वीक हो रही है, तो प्लीज़ अपने मुआलिज को, ईएनटी कंसल्टेंट को दिखाएं। ये शुरू में बड़े आसानी से चंद हफ्तों की एंटीबायोटिक से क्लियर हो जाता है। नोज़ का डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स हैं जिससे नाक ओपन रहता है। किसी भी शख्स को शुरू के दिनों में 40-50 की एज से पहले खराटे नहीं लेने चाहिए। वेट बढ़ाना दुनिया का सबसे आसान काम है। अच्छा बच्चा या अच्छा शहरी वो है जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे। हर घर में जो वालिदैन हैं वो एक रोल मॉडल होने चाहिए, मेंटोर होने चाहिए। अगर डेली मिल के सारे एक्सरसाइज ही कर लें, दोस्ती बढ़ेगी, घर में स्माइल बढ़ेगी। जिस बंदे के ब्रेन में ऑक्सीजन ज़्यादा है, नाक खुला हुआ है, वो आपको लड़ाई झगड़े करता नहीं नज़र आएगा। वो फेस पे आपको ब्लश भी नज़र आएगा, रेडिश भी नज़र आएगा, वो छोटी छोटी बातों पे टॉलरेंट भी नज़र आएगा।
जो हर चीज़ पे झगड़ा कर रहा है उसके हेल्थ इश्यूज भी ज़रूर कोई ना कोई होगा। ठीक है, अच्छा एंटीबायोटिक्स का रोल भी बताएं इसमें। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। जब डॉक्टर कहे तो प्लीज़ पूरे टाइम के लिए प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन खाने के बाद ली जाए, खाली पेट ना ली जाए। और अगर थोड़े से भी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, जैसे डायरिया है, कोई एलर्जी हो गई है, फौरी तौर पे उसको बंद करें और अपने डॉक्टर से मिल के उसका सब्सटीट्यूट चेंज करवा दें, ताकि पूरे टाइम के लिए मेडिकेट हो सके और जड़ से बीमारी ख़त्म। हम जड़ से बीमारी नहीं ख़त्म करते हैं। अलामत थोड़ी सी कम हुई तो कहा जी अंग्रेज़ी दवाई है, डॉक्टर ने कौन सी खुद खानी है, ये डॉक्टरों का। प्लीज़ जिसको भी दिखाएं उस पर कुछ देर के लिए ट्रस्ट करें, ताकि एक चीज़ टोटली वैनिश हो जाए, रेडिकेट हो जाए, और यही आपकी सेहत और आपकी स्माइल के लिए ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कब हम खुद ही से ये आइडेंटिफाई करें कि अब जो है हमें ENT स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए जाके, कब ये डेंजरस हो जाती है? ये बहुत आम अलामत है। जो ही नाक बंद होगी, बलगम बनता ज़्यादा है साइनस में, क्योंकि बड़ी बड़ी कैविटीज़ हैं, वो निकलता नहीं है। एक दफ़ा जाता है तो जल्दी से एग्ज़िट नहीं होती, ख़त्म नहीं होता। अनटिल अदरवाइज़ एक्सरसाइज भी की जाए, वार्म ड्रिंक्स भी लिए जाएं, प्रॉपर मेडिकेशन भी ली जाए। अगर अंडरलाइन को काज है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, गदूद है, पोले बने हुए हैं या फंगस है, तो उसको एक दफ़ा टोटली वहाँ से डिसलॉज कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, फिर ही उसका प्रॉपर मुस्तकिल हल मौजूद है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एलर्जीज़ के हवाले से और साइनोसाइटिस के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ENT स्पेशलिस्ट मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद हमाद। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी किताब लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। किताब है गोरों के देश में, और ये है अताउल्लाह कासमी साहब का सफ़रनामा। और ये क्यों मैंने मुंतखब किया, इसलिए कि सफ़रनामे के नाम पर हमारे जहन में अमूमन तारीख़ और जुग़राफ़िये का एक ऐसा मजमुआ आता है जिसमें बोर तफसीलात होती हैं। सयाह गया, जिस मुल्क में भी गया, पहले उसकी तारीख़ बयान की, फिर उसका जुग़राफ़िया महल वक़ू बयान किया, हदूद अरबा बयान किया, उसके बाद फिर उस अपने मुशाहिदात बड़े फ़्लैट अंदाज में कलमबंद किए। ऐसे कि जैसे सफ़रनामा पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है वो दरअसल उस पर उसने थीसिस करना है, उस मुल्क पे थीसिस करना है। ख़ुद भी पहले थीसिस के अंदाज़ में लिखते हैं और उन लोगों को सपोज़ कर लेते हैं कि उन्होंने जो उनके क़ारीन हैं वो भी कोई तहकीक के स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत कम होता है कि दिलचस्प अंदाज में सफ़रनामा चल रहा हो। मैं चंद एक मिसालें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। चलते हो तो चीन को चलिए, इब्न इंशा के बहुत अच्छा मज़ेदार और शगुफ्तगी भी है उसमें और ताज़गी भी है। इसी तरह अताउल्लाह कासमी साहब पे तो हम आते हैं बाद में। मुहस्सन हुसैन तारड़ के जो सफ़रनामे हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं, उनमें बाकायदा एक स्क्रीन प्ले चल रहा होता है। ये उनकी इम्पोर्टेंस है और ये उनकी खूबसूरती है। और चूँकि वो नावल निगार हैं तो कहानी को बनाते हैं। आप देखें कि वो जो उनका निकले तेरी तलाश में अपाहज वेनिस है, उसी को निकाल के उन्होंने प्यार का पहला शहर बना लिया था। तो ये जो कासमी साहब का आज ज़ेर नज़र सफ़रनामा है गोरों के देश में, आप जानते हैं कि गोरे तो बरतानिया के लोगों को ही हम कहते हैं। वैसे जनरली हम जिसका भी रंग चिट्टा है उसको गोरा ही कह देते हैं, लेकिन हमारे लिए एक मखसूस जो है ना कौम वो गोरी है, बरतानिया जो हम पे हुक्मरान रही। बहरहाल ये जब गोरों के देश में गए, कराची से हीथ्रो जब पहुँचे तो ज़ाहिर है हीथ्रो लंदन में पहुँचे, तो वहाँ पे उन्होंने उनके साथ जो वाक़यात पेश आए वो बहुत दिलचस्प हैं, उनका बयान है सारा। फिर उसके बाद इन्होंने फ्रांस का और डेनमार्क का, जर्मनी का, नॉर्वे और हॉलैंड, इन तमाम इलाकों के विज़िट्स किए। उनका हिस्सा ज़रा कम है, लेकिन ये जो हिस्सा है इसका लंदन शहर का और फिर बाकी जो इलाके हैं वहाँ के, उनका वो बहुत ज़्यादा है और बड़ा दिलचस्प है। और उन्होंने
जो बताया हमें, एक जापानी जो है ना वो खड़ा हुआ है जनाब, और वो लोगों में लुटिया गया। इस सुर्खी के तहत इन्होंने बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान किया कि वहाँ पे वो ये जाता है किसी बार में, कैफ़े में, और वहाँ एक लड़की आती है, आके कहती है कि मुझे कुछ पिलाओ, तो इसका दिल पसीज जाता है, वो जापानी पिलाता है, और उसके बाद जब बिल आता है तो बहुत ज़्यादा होता है, और वो फिर बाहर सब कुछ छीन लेते हैं उससे। वहाँ के जो वो बॉक्सर भी उन्होंने रखे होते हैं, उनकी मदद से सब कुछ छीन लेते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। तो वो जब लूटा गया वहाँ से, तो उसके बाद फिर जो है ना वो बेचारा रो पीट रहा है, बाहर आके मदद के लिए पुकार रहा है, कोई उसकी मदद सुन नहीं रहा, क्योंकि ये वहाँ पे नॉर्मल वारदात है। अच्छा, यही वारदात इस्तांबुल में भी मेरे दोस्तों के साथ भी हुई, और फ़ारूक सुहेल गोविंदी साहब जो हैं, उनका जब सफ़रनामा आपके सामने पेश किया तो उसमें भी ये वारदात थी। तो इसका मतलब है ये वारदात हर उस जगह पे है जो भी दुनिया का मशहूर शहर है जहाँ पे सयाह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें फिर एक और बात है कि कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं बीच में, ये ओरिजिनल असल किरदार हैं जिनके साथ कासमी साहब ने सफ़र किया। ख़ास तौर पे मेरे उस्ताद खालिद अहमद साहब हैं, उनका जो खाका इसमें बयान किया हुआ वो बहुत ही शानदार है। खालिद साहब का काका लगाने का अंदाज़, खालिद साहब का वॉशरूम में बहुत ज़्यादा देर बैठने का, वो सिगरेट वगैरह या जिस भी वजह से वो अंदाज़ है, वो बेतहाशा ज़हीन आदमी थे, और बहुत क्रिस्पी एक जुगत जो है ना वो लगाते थे, और शायर भी बहुत अच्छे थे, कॉलम निगार भी बहुत अच्छे थे, और वसीउल मुताला थे। तो उनके साथ सफ़र है। फिर अमजद इस्लाम अमजद अपनी वाइफ के साथ गए हुए थे, तो उनके साथ सफ़र है। तो गोया उस ज़माने में, यानी कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पढ़ा तो मैं FSC में था, लेकिन अब जब मैं आपके साथ दोबारा ये शेयर कर रहा हूँ पढ़ने के बाद, तो अब इस दौरान में इन तमाम लोगों के साथ बड़ा करीबी एक ताल्लुक़ रहा, न्याज़मंदी का ताल्लुक़ रहा। ये सब हमारे बुज़ुर्ग थे, सीनियर थे। हसन रिजवी साहब हैं, मरहूम अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, खालिद अहमद साहब हैं, अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़रत करे। इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। इसके अलावा इन्होंने जो वहाँ पे भिखारी नस्ल और करप्ट पुलिस और इस तरह के जो कैपिटलिज्म की जो जबर है, बदसूरतियाँ हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इस पर रोशनी डाली है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बाकायदा करैक्टर डेवलप करते हैं, और करैक्टर डेवलप कर, मसलन तारिक तूर का करैक्टर डेवलप किया, फिर उसका एक फ़िक्रा है कि बरतानिया में गर्द नहीं है, फिर जिस मौके पे आके बरतानिया में गर्द नहीं वो बोलते हैं, उससे इंसान अकेला बैठा बेसाख्ता हंस पड़ता है। इसी तरह हाथ किसी दूसरे के कंधे पे रखना, ये पहले इस्टेब्लिश किया उन्होंने कि इसका मतलब बरतानिया में क्या लिया जाता है, और उसके बाद खालिद अहमद साहब का हाथ जो है हसन रिजवी के कंधे पे चला जाता है। तो बड़ा ही शानदार सफ़रनामा है। शगुफ्तगी ने, बरजस्तगी ने, ज़राफ़त ने इस सफ़रनामे को बोझल नहीं होने दिया। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर आप इसको किसी अच्छे सफ़रनामे की तलाश में, और अभी तक अगर आपने गोरों के देश में नहीं पढ़ा, तो कासमी साहब का ये शाहकार है, ये ज़रूर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा फिजिकल हेल्थ पे बात कर लेते हैं। देखते हैं आज जो हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद है हमारे लिए कौन सी इजी टिप्स लेके आए हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मैं हूं रहमान अब्बास, लाइफ कोच आपकी खिदमत में हाजिर है, आपको चेंज करने के लिए, फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आज का टॉपिक ऐसा है, क्या बताऊं, जिसको भी पूछो हर दूसरे को कहता है नहीं मुझे ये कम करना है। समझ तो गए होंगे, एब्डोमिनल क्या करें, टोन अप चाहिए जी, इसमें पैक्स चाहिए, प्रॉपर शेप चाहिए, ना हो तो हम क्या करते हैं, लूज़ कपड़े पहनते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ डेली के 10 मिनट मेरे लिए निकालने पड़ेंगे। तरीका मैं आपको बता देता हूँ खुद को चेंज कैसे करने के लिए। पैक्स कैसे बनाने हैं, बैली टोन अप कैसे करनी है, स्टमक फैट को कैसे ख़त्म करना है। तो चलें आज के प्रोग्राम में 4 एक्सरसाइजेज बताऊँगा, स्टैंडिंग पोजिशन में प्रॉपरली कहीं भी कर सकते, लेकिन डेली के सिर्फ 10 मिनट्स आप निकालें। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, आप इनको डाउनलोड करें, प्रॉपरली अपनी लाइफ में इसको सेटल करें, चेंज होना शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। चलें फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। कोई भी बॉल ले लें, नहीं तो कोई राउंडेड चीज़, कोई वेट वाली चीज़ लेके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है एक प्लेट है, प्लेट नहीं तो बॉल भी चल सकता है इसको नॉर्मली। अब जो टेक्निक्स बताऊंगा प्रॉपरली आपने उसको फॉलो करना है। प्लेट को, बॉल को, कोई भी चीज़ वेटेड को स्ट्रेट पोजीशन में ग्रिप कर लें, आर्म्स आपके स्टिफ एंड स्ट्रेट होने चाहिए। थोड़ा सा मैं एंगल चेंज करता हूं ताकि आपको तिरछा नजर आए। स्ट्रेट, कोर आपका टाइट हो, लूज नहीं होना चाहिए, चेस्ट लिफ्ट अप हो। ये कंसंट्रेशन, इसको कंसंट्रेशन नॉलेज कहते हैं, ये होना बहुत ज़रूरी है। यही ट्रेनिंग आप करेंगे, यही ट्रेनिंग मैं करूंगा, लेकिन इफेक्ट डिफरेंट होगा। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, विद इन 1 वीक आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो चलें, स्ट्रेट, ग्रिप, होल्ड, कोर टाइट,
शॉर्ट ब्रीथ लेने चेस्ट लेवल तक, आपके एब्डोमिनल में ना हो। देन राइट एंड लेफ्ट, सिर्फ अपर बॉडी को मूव करना है, राइट एंड लेफ्ट। आपका सेंटर एब्डोमिनल मसल मूव करेगा। 1 2 3 4 5 6। आप इसको इस एंगल से दिखाता हूँ, स्ट्रेट 1। लोअर पोर्शन को आपने मूव नहीं करना, सिर्फ सेंटर एब्डोमिनल को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है इसी तरह। आपने वेट, सिंगल वेट को आपने होल्ड करना है, फुट पोजीशन क्लोज, बॉडी स्ट्रेट अप, कोर टाइट। इस टेक्निक को आपने फॉलो करना है। और आपने स्ट्रेट पोजीशन में, फुट पोजीशन क्लोज, आर्म स्ट्रेट अप, कोर टाइट, शॉर्ट ब्रीथ। शॉर्ट ब्रीदिंग से मीन के चेस्ट लेवल तक आपने शॉर्ट लाइक दिस, ये नहीं तो वो मसल रिलैक्स हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं, चाहे आप 500 लगा लो। देन राइट एंड लेफ्ट मूव, कोर टाइट हो, सिर्फ अपर बॉडी को मूव करना है। 1 2 3 4। ध्यान से जितना आप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आपने जाना। 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने फुट पोजीशन वाइड, 90 डिग्री बॉडी आपने बेंड करनी है। जब आपने नीचे जाना है सांस निकालने, जब ऊपर आना है आपने ब्रीद इन करना है, सांस अंदर की तरफ खींचना। ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट एक्सरसाइजेस की इसलिए बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। अप देन डाउन 90 डिग्री लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज एब्डोमिनल कम करके ही हम प्रोग्राम फिनिश करेंगे सच्ची, लेकिन आपने उसको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें वेट चाहिए। अगर वेट नहीं तो पानी की बॉटल्स ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास वेट है, लाइट वेट, इजी अवेलेबल है। आपने फुट पोजीशन वाइड, इसी तरह राइट एंड लेफ्ट टर्न करना है। कोर सेंटर एब्डोमिनल आपने टाइट रखना है। तो चले एब्डोमिनल को कम करें। ओके, 15 ईच साइड, बॉडी डाउन नहीं करनी, चेस्ट अप, कोर टाइट। देन राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 15 ईच साइड मीन्स आपने 30 काउंटिंग करना है। 30 काउंटिंग करेंगे देन 1 सेट। ये एक्सरसाइजेस आपने करनी है, लेकिन लास्ट पे फुट पोजीशन शोल्डर लेवल वाइड, हाथ दोनों बैक पे, इसके साथ कॉम्बिनेशन होगी, दोनों हाथ बैक पे, चेस्ट अप, नहीं तो आप वॉल के साथ सपोर्ट ले सकते हैं। ब्रीद इन, एब्डोमिनल को अंदर की तरफ आपने खींचना है। देन आपने 10 सेकंड काउंट करने हैं। 1 2 3, मैंने बोलना है तो इसलिए आपने खुद काउंटिंग करनी। ब्रीदिंग वैक्यूम, इसको वैक्यूम कहते हैं। आपने एब्डोमिनल को पहले हिट किया, फिर आपने उसको शेप अप करने के लिए वैक्यूम किया। ये कॉम्बिनेशन आपने करनी है। एब्डोमिनल आपका कम होगा, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इसको कम करें, अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इसको ख़त्म करें। डाइट भी साथ आपने इसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। ये प्रॉपर्ली कॉम्बिनेशन आपके सामने, प्रोग्राम डाउनलोड करें, इसको ट्वाइस या थ्राइस वीक आप करें और मुझे फीडबैक दें। खुश रहें, फिट रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, इसको कम करें क्योंकि ये बहुत बीमारियों की जड़ है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट, तो हम फिजिकल फिटनेस के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आ लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब
और आज हम इन अहम आदाब, रवैयों और नफ्सियाती असरात पर गुफ्तगू करेंगे जो किसी भी जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए इंटरव्यू के दौरान अपनाना बहुत ज़रूरी होते हैं। अक्सर लोग अपनी तैयारी सिर्फ CV तक महदूद रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कामयाबी का बड़ा हिस्सा आपके बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, एतमाद और मजमूई तासुर पर मुनहसर होता है। और आज हम इस बात को समझेंगे कि बॉस या पैनल के सामने पेश होते वक्त ख़ुद को बेहतरीन तरीके से कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो कहा जाता है ना कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो फ़र्स्ट इंप्रेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि आपके बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस का क्या रोल है, इसी हवाले से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हामिद साहब, सबसे पहले तो बताएं कि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, कैसे वो जो फर्स्ट इंप्रेशन है उस पर काम कर सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे और अपनी ड्रेसिंग पे, और क्या क्या चीज़ें उनको बेहतर बनानी चाहिए? नूर, अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू देते हुए सबसे जो नफ्सियाती असर है, जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं या आप अपना क्या असर देना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो दैट्स द प्री रेक्विजिट। कॉन्फिडेंट लगना सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस जो है, मैंने रिसर्च किया है पिछले 20-25 साल से, कि कॉन्फिडेंस जो है वो आता है सिर्फ 2 चीज़ों से। एक है आपकी कोर कॉम्पिटेंसी के साथ, एक स्किल सेट है, आपका नॉलेज बेस है, उससे कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका कितना कमांड है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उससे कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरा कॉन्फिडेंस आता है जो आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन है वो कैसी है। अच्छा, इसके ऊपर ना दोनों के ऊपर बात करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर नॉट फुली कॉम्पिटेंट, अगर आपका नॉलेज बेस वीक है, अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है, अगर आपके पास राइट एजुकेशन नहीं है, तो ट्रस्ट वीक है, सवाल ही नहीं पैदा था कि कॉन्फिडेंट फील कर सकें। जितने लोग मैंने देखे हैं लाइफ में, आई मस्ट हैव ड्रेस्ड मोर देन 50,000 मैन एंड वुमेन इन माय लाइफ टाइम, उसमें मैंने देखा है कि जो लोग अपना कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग नॉलेजेबल हैं, वो हमेशा उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। और यही चीज़ है कि राइट एजुकेशन होना, राइट स्किल सेट होना, राइट अपनी कॉम्पिटेंसी होना इंतहाई ज़रूरी है। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके पास वो एजुकेशन नहीं है, आपके पास वो कॉम्पिटेंस नहीं है, तो आप, आई कैन अश्योर यू कि आप वो प्रूव नहीं कर सकते कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। यू विल गेट कॉट, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप उनका जवाब नहीं दे सकेंगे। तो सबसे पहले तो जॉब पे जाने से पहले, इंटरव्यू पे जाने से पहले आप ये सोचें कि क्या आपके पास रेलेवेंट एजुकेशन है, क्या आपके पास उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, जो भी व्हाटएवर दैट इज़ प्री रिक्विजिट, ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है पर्सनल प्रेजेंटेशन की, कि आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसी है। अच्छा, अगर आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन में कोई भी किसी किस्म का, लेट्स से फॉर एग्जांपल, यू डोंट लुक द पार्ट, यू डोंट लुक राइट, छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन दैट डे यू हैड अ बैड हेयर डे, या उस दिन आपकी सॉक्स जो है आपने रियलाइज़ किया कि वो मैच नहीं कर रही हैं शूज़ के साथ, या आपकी जो पैंट है उसके साथ मैच नहीं कर रही हैं, बेल्ट राइट नहीं है, या आपने देखा है कि शर्ट बड़ी टाइट है, या एनी ऑफ दोज थिंग्स। कोई भी अगर सपोज इम्परफेक्शन है आपकी ड्रेसिंग के अंदर, तो लेट मी टेल यू, अश्योर यू दिस, कि डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस शैटर करेगा। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में मोस्ट सक्सेसफुल लोग फ्राम ऑल ओवर सेगमेंट्स ऑफ बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट, दे कम टू मी। तो जब मैं देखता हूँ उन्हें बड़े कॉन्फिडेंट हैं, तो मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, मैं मुझे एक बात बताएं कि क्या कभी ऐसे हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस शैटर भी हो? तो कहते हैं हम सब कितनी बार होता है। मैंने कहा वो कैसे? कहते यार मैं फ़लाँ जगह गया तो मैं उसको रियलाइज़ किया कि वो सारे वहाँ सूटेड बूटेड थे और बूटेड थे, और मैं जनाब वो कैजुअल कपड़ों में चला गया। या मैं वहाँ गया तो यार मेरी टाई जो थी उसका कलर ठीक नहीं था, आई डिडंट रियलाइज़, वो रात थी, शाम थी, जो भी था, सुबह था, मतलब नज़र नहीं आया, तो मैंने वो आई वोर दैट टाई वाज नॉट द परफेक्ट टाई फॉर दैट। या मेरे शूज़ पॉलिश नहीं हुए थे, मतलब आई जस्ट रश्ड। तो उन सब ने यही कहा कि डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस शैटर होता है जो ही हम देखते हैं, ये समझते हैं, अंदर से हमें एक आवाज़ आती है कि यार आई डोंट लुक राइट। तो आई वुड से कि आपने सबसे पहला तसर जो देना है वो कॉन्फिडेंस का तसर देना है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो लेट मी टेल यू दिस, आप जितनी मर्जी बातें कर लें, जितनी मर्जी अपने आप को सेल करने की कोशिश करें, जो लोग आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपको वॉच कर रहे हैं, दे डेफिनेटली विल नो कि जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो बंदा थोड़ा सा शेकी होता है,
उसका आई कांटेक्ट वीक होता है, वो अपने आप को बार बार टच कर रहा होता है, नर्वस लग रहा होता है। सो आई वुड से द बेस्ट थिंग इज़ कि आपने सबसे पहले कॉन्फिडेंस पे काम करना है, एंड दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्टिंग इंप्रेशन। और इसमें टाइम पता कितना लगना है, इसमें जस्ट कपल ऑफ सेकंड्स लगने हैं। एज सून एज यू वॉक इन, और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो, और आपका लिबास जो है, और वो आपका जो अंदाज़ है, उसने बताना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। तो उमूमन कौन सी गलतियां हैं जो नौजवान इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो करते हैं? जी नूर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इंटरव्यू के दौरान सबसे बड़ी गलती बंदा क्या करता है। तो मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो हैं वो सबसे बड़ी गलती पता क्या करते हैं, उन्होंने कंपनी को स्टडी नहीं किया होता। उन्होंने ये नहीं देखा होता कि ये कंपनी जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, इस कंपनी के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कौन हैं, ये कंपनी जो है ये किस बिज़नेस में है, ये डिटेल में नहीं पड़ा होता कि उनकी प्रोडक्ट क्या है, उनकी मार्केट शेयर क्या है, मार्केट पोजीशन क्या है, कि मार्केट लीडर्स हैं कौन हैं, और उनका जो है वो मेन टारगेट कस्टमर कौन है। तो जब तक आपको ये नहीं पता, तो जो ही आप कंपनी के बारे में बात करेंगे, ऑब्वियसली आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप तो ये शो करना चाहेंगे ना कि आई कैन बी अ ग्रेट एम्प्लॉय फॉर यू, आई कैन डेफिनेटली डू माई जॉब वेरी डिलीजेंटली एंड एवरीथिंग। जब आपको कंपनी के बारे में पता ही क्यों नहीं, आजकल तो डिजिटल ज़माना है, चैट GPT का ज़माना है, सारा कुछ AI का ज़माना है, तो इट वुड नॉट मेक सेंस टू देम कि आपको कंपनी के बारे में कुछ पता ना हो। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी गलती ये है कि आपने कुछ जवाब रटे हुए हैं, और वो आपने अपने दिमाग में आपके वो चल रहे हैं, और आपने को कंपनी के बारे में, कंपनी की जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं उनके बारे में, कंपनी की फ़िलासफ़ी, कंपनी का मिशन स्टेटमेंट क्या है, कंपनी की कोर वैल्यूज़ क्या है, आपने यू कैन ईज़िली गो इनटू देयर ना, आप पढ़ लेना, पढ़ के उसको आप इंटरनलाइज़ करें, बजाय इसके रटे आपने सवालों के जवाब जो है वो रटे हुए हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो मैं ये कहूँगा। अच्छा, उसके बाद सारा फोकस होता है कि मुझे कौन से जवाब आते हैं, तो आपका ध्यान उनकी तरफ है, आप उनका सही से क्वेश्चन जो है वो भी उसको असेस नहीं कर पा रहे, ना उसको आप डायसेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप अंदर से फिर नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो ये गलती मत करें कि आप जाएं, आप ये ना समझे कि आप गए हैं और आपको जनाब वैसे वो सिल्वर प्लेटर में रख के जॉब दे देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बेशुमार कैंडिडेट्स हैं, उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने अपनी जो इसे कहते हैं ना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, USP आपकी क्या है, तो आपने इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने ऐसी गलती नहीं करनी कि जाके आप जो है बिल्कुल वो एक रोबोट की तरह आप उनके सवालों को जवाब दें, आप उनको एक्सपेंड ना कर पाएँ, आप कंपनी के रिलेशनशिप में ये कंपनी के साथ रेलेवेंस, जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी सर्विसेज हैं, उसको आप इंटीग्रेट ना कर सकें अपने जवाब में, और आप रटे रटाए जो हैं वो सवाल जवाब जो है बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल होंगे। और साथ साथ ये भी गलती, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आप प्रॉपर्ली ड्रेस्ड अप नहीं हैं। बेशुमार कैंडिडेट हैं, वो समझते हैं कि जी मैं तो जी मेरे पास तो ये डिग्री है, मैं तो जाऊंगा, मैं तो छा जाऊंगा, मेरी तो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बहुत बड़ा हार्वर्ड का नाम सुना होगा आपने, वहाँ से एक कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी ओरिजिन का था, वो यहाँ आता है, मुझे HR के हेड ने ये बात सुनाई। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास MBA जो है हार्वर्ड से है, तो यू हैव ए टिकट, यू कैन गो एनी प्लेस एंड यू कैन गेट ए जॉब। तो उसने समझा क्योंकि मैं जाऊंगा पाकिस्तान और मेरे पास हार्वर्ड की डिग्री है, तो मतलब मैं जहाँ मर्जी जाऊँ तो मतलब दे विल हायर मी। अच्छा, हुआ ये कि वो HR के जो हेड थे वो बात सुना रहे थे कि द मोमेंट ही केम इन, वो क्या था कि इंतहाई कैजुअल कपड़ों में आया। उसने समझा कि यार मैं तो आई एम शू इन, एंड then the HR people when they looked at him, ने कहा यार इस बंदे को तमीज़ नहीं है, इस बंदे को इतनी सेंस नहीं है कि यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है और इस तरीके से कैजुअल, एंड स्पेशली जॉब वाज द मैनेजमेंट जॉब। तो they told me, उन्होंने फौरी तौर पर इंटरव्यू उसका डिसकंटिन्यू किया, एंड they told him like look, you're not properly dressed up। तो एक रिस्पेक्ट शो करनी है आपने जिस कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। और रिस्पेक्ट आप कैसे शो कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं शो कर सकते, आपने जाके बिल्डिंग को सलूट तो नहीं करना, आपने जाके जो अपना जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको आपने अपीज़ नहीं करना, या आपने को बहुत ज़्यादा झुक के बात नहीं करनी। तो रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकते हैं? तो रिस्पेक्ट शो करने का तरीका ये है कि आप जो है वो उस कंपनी के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो, उस कंपनी के बारे में आपके पास नॉलेज हो, और आपका जो भी स्किल सेट है, जो आपका टैलेंट है, उसके साथ वो आपने इंटीग्रेट किया हो। तो आई वुड से कि सबसे बड़ी गलती जो है
वो ये है कि आप जो है वो प्रॉपर्ली ड्रेसअप होके ना जाएं। आप जो है वो, मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि जो भी जॉब की नेचर है आपको उसके मुताबिक ड्रेसअप होना चाहिए। जो प्रोफेशन है आपका वो लगना चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग की जॉब पे जा रहे हैं, लास्ट फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट हैं, तो आपने MBA किया तो अकाउंटिंग के लिए जा रहे हैं, या आप फाइनेंशियल पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें यह है कि द होल थिंग इज़ अबाउट डू यू लुक ट्रस्टवर्दी। क्योंकि जहाँ फाइनेंस का मसला आ जाता है वो ट्रस्ट का मसला आ जाता है। तो आपकी ड्रेसिंग जो है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी शर्ट का कलर पहना हुआ है कि जो फॉर एग्जाम्पल राइट नहीं है, अगर आप फाइनेंस की जॉब में जा रहे हैं या उसकी अकाउंटिंग की जॉब में जा रहे हैं, तो आई वुड से द बेस्ट थिंग इज़ कि वाइट शर्ट होनी चाहिए। वाइट शर्ट का मतलब ट्रस्ट मी, वाइट शर्ट का मतलब क्रेडिबिलिटी, वाइट शर्ट का मतलब रिफाइंड, पॉलिश। और दूसरी बात है कि डार्क सूट में चले जाएं, अगर सूट पहना है, 2 पीस सूट पहनना है, तो ऑब्वियसली दैट विल वर्क। और तीसरी बात यह कि टाई जो है वो आपने बहुत सारी लाउड टाई नहीं लगानी। लाउड मीन कि उसमें बहुत सारा मोटीफ है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, या सीरियस टाई लगाएं ना। तो शूज़ भी आपके जो है ना उसके साथ, सूट के साथ आपके ऑक्सफोर्ड शूज़ होने चाहिए, और आपकी तस्वीर वाले शूज़ जिन्हें कहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट्स गोना हेल्प यू। आपकी सॉक्स राइट होनी चाहिए। आपकी हाइजीन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या आप जो है वो ऑब्वियसली यू आर नॉट दैट फार फ्रॉम द पीपल आर सिटिंग देयर, दे कैन स्मेल इट, दे कैन फील इट कि आपकी हाइजीन जो है वो अगर राइट नहीं है तो आपके पास सब कुछ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कॉन्फिडेंट भी हैं, आपके पास एजुकेशन भी है, आपके कॉम्पिटेंस भी है, लेकिन हाइजीन ठीक नहीं है, लेट मी टेल यू दिस, दे आर नॉट गोना हायर यू। That's going to be like a big break right there, and so you have to be very careful about that as well. तो गलती जो है सबसे बड़ी ये है कि आप तैयार होकर ना जाएं, अपने ड्रेस का ख़ास पर ख्याल न रखें, और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा है कि आपको साथ साथ ये अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज राइट होनी चाहिए। ये ना हो कि आप बात कुछ कर रहे हैं और आपका चेहरा कुछ और कह रहा है। I mean, this is what happens all the time. So I think if you could avoid those mistakes, then that's really going to help you to land that job. ठीक है, तो हमारी आपने बताया कि बॉडी लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और आप पहले भी बताते रहे हैं, तो कैसे जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो इंटरव्यू के रिजल्ट पे इफेक्ट करती है? नूर, जो बॉडी लैंग्वेज है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि जो आपकी ड्रेसिंग है और आपकी लेट्स से फॉर एग्जांपल जो आप बोलते हैं, वो सिर्फ जो है बोलने वाला जो है वो मे बी 7% है पूरी कम्युनिकेशन का, 93% बॉडी लैंग्वेज है। अगर आपने किसी को जज करना है तो आप ना सिर्फ उसकी बात सुने, आप देखें कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्या लग रहा है कि वो पावरफुल है, क्या वो लग रहा है कि उसमें एनर्जी है, क्या वो लग रहा है कि ट्रूथफुल है। क्योंकि जब आप पैशन से बोलते हैं, जब ट्रूथफुल होते हैं, तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, और वो एनर्जी जो है वही है वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो देख रहे होते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अच्छा, इसमें आप कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। जाते हैं आप लेट हैं, कई लोग नर्वस होते हैं तो वो क्या करना चाहते हैं, टाना ना इस तरह करना शुरू कर देते हैं, या अपनी उंगलियों को इस तरह रखना शुरू कर देते हैं, या फिर वो कंप्यूटर देख रहे हैं, कन्फ्यूज से लग रहे हैं। ऑब्वियसली इज़ नॉट गोना हेल्प यू। या फिर है कि टांग पे चढ़ाई, कभी इधर चढ़ाई, एक टांग छोड़ी, दूसरी टांग है, अपने आप को वो अपनी एक पोजीशन करते हैं, फिर दूसरी पोजीशन में आ जाते हैं, फिर तीसरी पोजीशन में आते हैं। यू नो व्हाट दे आर शोइंग दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इन देयर ओन स्किन। जब आप खुद कंफर्टेबल नहीं हैं अंदर से, तो वो एक एम्प्लॉयर आपको क्यों हायर करेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि एम्प्लॉयर जो हैं वो तो ढूंढ रहे हैं लीडर्स को जो कि कंपनी को आगे लेके चलें। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं लगते हैं, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी लैंग्वेज आपकी बता रही है बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपकी बॉडी में, और बहुत ज़्यादा आप हिल रहे हैं, जैसे मौसीकी है जनाब, आप यहाँ से वेव कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो आप नर्वसनेस शो कर रहे हैं। तो आई वुड से कि आपकी बॉडी जो है वो ये शो करनी चाहिए कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विद इन हु यू आर। यू आर कंफर्टेबल विद इन योर ओन स्किन, और उसको शो करने के लिए है कि आपकी जो मूवमेंट है वो बड़ी अपना प्लान होनी चाहिए, आपके हाथों की मूवमेंट प्लान होनी चाहिए। आपका आई कांटेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आई कांटेक्ट वीक है, और अगर आप आईज़ में लेट्स से आप खुश होकर बात सुना रहे हैं कि ये मेरी अकम्पलिशमेंट है, ये आपकी आंखों में खुशी नहीं है, लग रहा है कैसे आप मतलब है ना, यू आर द सैडेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो डू यू थिंक दे विल बाय इट? आई डोंट थिंक दे विल बाय इट। कि आंखें कुछ कह रही हैं, आप मुंह से कुछ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप बड़े कॉन्फिडेंट बंदे हैं, आपकी बॉडी बता रही है कि बहुत वीक है। आप देखें जितनी भी दुनिया में इस वक्त जो है, जितने जब टॉप लीडर से मिलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज पर सबसे ज़्यादा बाद में डिस्कशन होती है, ख़ासतौर पर जब पावर मीटिंग्स हैं। जैसे अभी ट्रंप है और ट्रंप मिला है उसके चाइनीज़ प्रेसिडेंट को, तो ज़रा नोट करें, देखिए ज़रा क्या डायनेमिक्स है वहाँ पे,
कितने वो कंसर्न है अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में और वो किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके इंटरव्यू में इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और उसमें आपने सिर्फ ये लगना है कि आपने रिलैक्स लगना है, आपने कॉन्फिडेंट लगना है, आपने कोई लंबी चौड़ी मूवमेंट नहीं करनी और आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे उन्हें ये असर मिले कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड अगर आप अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप यू वांना लैंड द जॉब ऑफ योर ड्रीम, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके बारे में सब कुछ बता चुकी होती है। कहते हैं पहले, इससे पहले कि आप बात करते हैं, आपकी यूं ही आप एंटर हुए हैं वहीं से बॉडी लैंग्वेज शुरू हो जाती है। आपका पोस्चर कैसा है, आप खड़े कैसे हैं, आपका आई कॉन्टेक्ट जैसे मैंने कहा वो कैसे है, और दूसरी बात है आपका अंदाज़ कैसे है, क्या आप लग रहे हैं कि आप इंतहाई रिलैक्स हैं, कंफर्टेबल हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, अगर आपकी ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग करें, आप जाएं मिरर पे सामने खड़े हो जाएं, शो करें ऐसे कि जैसे एज्यूम करें कि आप जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें है कि मे बी आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर, तो आप इसको प्रैक्टिस करके जाए। जिस तरह आपने एग्ज़ाम्स में इतनी मेहनत किया है इसी तरह इसमें भी मेहनत करें, बिकॉज आई टेल यू समथिंग कि अगर बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है they will not hire you। अच्छा हामिद साहब, जब ऑब्वियसली आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अपने पैनल के सामने खुद को प्रेजेंट करना होता है, तो एक प्रेशर होता है आपके सर पे, तो वो जो प्रेशर है आप उससे कैसे डील कर सकते हैं कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पे इफेक्ट ना करे, आपके इंटरव्यू पे इफेक्ट ना करे? अच्छा नूर, ये भी एक क्वेश्चन है कि जी मैं घबराहट अगर हो जाए, नॉर्मल है ना भाई, प्रेशर है, एंग्जाइटी है, जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, तो आप जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार पता नहीं मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। तो अभी मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। वो एक साहब थे, वो उन्होंने हालांकि हाई लेवल के ये साहब थे, तो इन्होंने 19th ग्रेड की ऑफिसर की जॉब थी, उसके लिए इंटरव्यू यू हैड टू गो ऑन द इंटरव्यू। ये मुझे बात सुना रहे थे, एक कर्नल साहब है मेरे क्लाइंट है, वो खुद सुना रहे थे। तो कहने लगे उन साहब का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि यार वो आप बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि मुझे कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, मैं जॉब इंटरव्यू पे जा रहा हूँ। आई मीन 19th ग्रेड की जॉब थी, ऑब्वियसली इट्स ए हायर ग्रेड। तो कहते हैं वो मुझे कर्नल साहब सुना रहे थे कि मैंने उन्हें वही बताया जो आपने मुझे बताया हुआ था कि जी आप जाएं और आपने जाके आपने ऐसे करें कि ब्लेज़र ले लें, आप ब्लू ब्लेज़र ले लें, इसके साथ वाइट शर्ट ले लें, इसके साथ आप क्योंकि पावर पोजीशन थी तो उसके साथ आप बरगंडी कलर की मैरून कलर की आप टाई लगा लें, साथ में ऑक्सफोर्ड शूज़ पहन लें और एंड हैव अ नाइस हेयर एंड एवरीथिंग, ऑल द ग्रूमिंग हो, तो यू विल डू ग्रेट। तो ये उन्होंने मुझे कर्नल साहब ने बताया कि मैंने अपने दोस्त को बताया, जो आपने मुझे बताया था, दैट हेल्प मी टू गेट माई जॉब, तो मैंने उन्हें यही बता दिया। अच्छा, अब वो साहब आगे बाद में बताते हैं उनको, कर्नल साहब को कॉल करके इंटरव्यू के बाद, कि यार मैं वहाँ गया तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा नर्वस तो था मैं, इवन दो दैट आई हैव अपीयर्ड इन मैनी इंटरव्यूज़ बिफोर माई लाइफ टाइम, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मतलब वो एंग्जाइटी थी मेरी कि पता नहीं है वो मेरी कोई सिफारिश नहीं थी। यूजुअली होता है ये मेरी कोई सिफारिश नहीं है, मेरी कौन सुनेगा, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो कहते जब मैं गया वहाँ पे तो जो ही मैं बाहर बैठा जहाँ पे दूसरे कैंडिडेट बैठे हुए थे, तो उसमें जो कैंडिडेट आने शुरू हुए ना, तो मैंने देखा उनको दे वर पैथेटिकली ड्रेस्ड। तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं तो बड़ा अच्छा ड्रेसअप किया हुआ है, एंड ऑब्वियसली आई वेंट फॉर द जॉब इंटरव्यू, उन्होंने दिया था एंड आई गॉट हायर्ड। सो दिस इज़ हाउ व्हेन यू डू प्रेपरेशन और आपकी ड्रेसिंग ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली गेट द जॉब ऑफ योर ड्रीम। तो हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर में किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें किन चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए और कैसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हामिद सईद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।